बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में यही आपसे कहना चाहूँगी, मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराहट ही जो है हर तरफ खुशियाँ बिखेरने का सबब बनती है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का इदराक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम बचपन से ही सुनते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते भी हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना सीखें। तो जिम्मेदारियों का जब आप एहसास करना सीख जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं, ज़िंदगी राइट ट्रैक पे आ जाती है। तो मतलब तो आप समझ रहे होंगे किस जिम्मेदारी की मैं बात कर रही हूँ। इस टाइम जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है कि आपने अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है, और जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो अपने से जुड़े दीगर लोगों के लिए भी आप कुछ कर सकेंगे। शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल अब ये है कि केसेस हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में जो मरीज हैं उनके हवाले से भी हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। जी, अभी जो हमारे पास अपडेट्स मौसूल हुई हैं, गुज़श्ता 24 घंटे के मुताबिक 7 अमवात हुई हैं, 260 नए केस आए हैं। और इसके अलावा अब ये किया गया है कि जी 33 इलाके जो हैं उनको हॉटस्पॉट करार दिया गया है। 33 इलाके जिन्हें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, ये चीज़ें वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि अगर ये नहीं की जाएंगी तो फिर आप किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। वायरस चूंकि इसकी शिद्दत ऐसी है, ट्रांसमिशन इसकी कुछ ही सेकंड्स में हो जाती है, तो इसीलिए इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो इलाके जहां पर आपके केसेस हैं उनको आप कुछ ना कुछ महदूद कर दें। यही एक हल है, इसके अलावा हल कोई नहीं है। सेकेंडली, बाहर जहां कहीं पे भी आप जा रहे हैं अपने कामों के लिए एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। मास्क जो है अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना ले। मास्क पहने, जहां मर्जी जाएं, रश में ना जाएं, इस तरह से आप महफूज रह सकेंगे। हम आगाज करते हैं शो का। सबसे पहले जान लेते हैं आज शहर का मौसम कैसा रहेगा। जुनेद हमारे साथ हैं। जुनेद, बताइए शहर का मौसम कैसा रहेगा। आज मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की धुंध भी थी, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है वो शहर में सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है और सूरज भी जो है वो सुबह के वक्त जो है वो नमूदार होना शुरू हो गया था। महकमा मौसमियात की जानिब से आज मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया था और सुबह के वक्त जो है धुंध भी जो है वो शहर में बरकरार थी। और दूसरी जानब अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानब अगर हवाओं के बात की जाए तो आज हवाएं 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो कि इंतहाई सर्द हैं, खुश्क हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मगरिब की जानब से जो हवाएं चल रही हैं इसका सिलसिला जुम्मे के रोज़ तक जो है वो जारी रहेगा। दूसरी जानब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो स्मोक जो है वो कम होने की वजह से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानब अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 86%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 72% तक जाने का इम्कान है। आज सारा दिन बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा। मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के बावजूद जो है शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक सुबह और शाम के वक्त धुंध पड़ने का इम्कान है, जबकि सर्दी की शिद्दत जो है इसी तरह बरकरार रहेगी। सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, धुंध के इम्कानात भी शहर में ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जुनेद, थैंक यू सो मच, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। तो अब शामिल करते हैं शहर की सूरत हाल क्या है। आज की लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की आपके साथ मैं शेयर करूंगी। जान महफूज ना माल, वजीर आला की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। CCPO को वार्निंग, 3 माह में कुछ ठीक नहीं हुआ। हाईकोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। महंगाई के मारों को बिजली के झटके, फी यूनिट निर्ख 18 पैसे बढ़ा दी। दो 2020 में लाहौरिये सस्ती सफरी सहूलत से महरूम रहे। LTC के 19 रूट मुकम्मल बंद। और इसके बाद जी 1 फरवरी से इंसदादे टाइफाइड मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी CCPO को वार्निंग दी गई है। CM साहब की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है। वाकयात शहर में अगर हम सीरीज देखें तो इंतहाई अफसोसनाक हो रहे हैं, उस पर पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई हौसला शिकन है, क्या कहेंगे?
अब जब से सीसीपीओ साहब आए हैं, सूरत हाल ख्याल ये था इनको रिप्लेस करने का, हालांकि बिल्कुल सही, जुल्फ़कार हमीद साहब जब सीसीपीओ थे और बहुत बड़ा इवेंट मुहर्रम का हुआ और ख्याल ये था कि जो लाहौर पुलिस है वो बिल्कुल तकरीबन सही ट्रैक पर चल पड़ी है और अब मज़ीद बेहतरी आएगी, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट्स जो थे वो करवाए गए भैया वक्त। तो उसके फौरी बाद एक तब्दीली होती है, सीसीपीओ तब्दील होते हैं और जब से सीसीपीओ साहब आए हैं सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। किसी ना किसी तनाज़ा में वो जो है वो पाए जाते हैं और उसके बाद अब कल सुना है कि सरजनिश की गई है। अच्छा, 3 माह की सीसीपीओ साहब की ओवरऑल कारकर्दगी तो हम जिक्र कर ही रहे हैं कि हौसला शिकन रही है, लेकिन 3 माह में आपने शहर में जराइम की सूरत हाल देखी, किसी से ढकी छुपी नहीं है ये एग्जैक्टली हर रोज आपके पास अब तो सूरत हाल इस तरह की है कि कहीं ना कहीं से आपको तकरीबन हर वारदात की फुटेज जरूर मिल जाती है। अगर जहां पर वारदात हुई है वहां पर सीसीटीवी नहीं है तो राइट लेफ्ट किसी ना किसी घर में, पर मुझे राउत साहब बता देना उसका फायदा क्या है आपको। और ये सारी सूरत हाल के बावजूद वो ये रहा है कि पुलिस के ऊपर जो हम देखते हैं कि एक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और उसके पास जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। तो पुलिस पर तनकीद को तो हम अपना खासा समझते हैं और हर कोई पुलिस पर तनकीद करता है, लेकिन पुलिस इस्लाहात करना थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को। अब देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि आप अभी प्रोग्राम भी करेंगी 12, 3 और फिर 5, 7 और 9 का रात को बुलेटिन भी करवा कर जाएंगी, तो किस तरह से आप परफॉर्म कर सकेंगी। आप देखिए कि थ्रू आउट जब इतने लंबे ड्यूटी आज होंगे, फिर उसके बाद जो पुलिस की नफरी है, अक्सर इरफान मलिक साहब की हम स्टोरी देखते हैं कि फलां पुलिस स्टेशन में जो नफरी है वो पूरी नहीं है। एक भी शहर का पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जहां पर जो नफरी है वो पूरी हो। फिर उनकी हालत ज़ार, उसके बाद 24 आवर्स की ड्यूटियां, तो किस तरह से मुमकिन है। अच्छा, अब हम रूटीन के क्राइम तो डिस्कस करते रहते हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी बताते रहते हैं किस तरह से गली मोहल्ले गैर महफूज हैं। एक चीज इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये ज्यादती के वाकयात हैं बच्चों के साथ जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़ैनब वाक़े के बाद बहुत हौसला हुआ था कि अब इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। अब जब ये खबर सामने आती है ना कि एक और ज़ैनब ज्यादती का निशाना बन गई, यकीन माने दिल दहल जाता है। मोहल्लनमाल में 7 साला आयशा ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। ये वाकयात रुक नहीं रहे हैं, क्यों? क्या मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा नहीं जाती? क्या उस तरह से मिसाल नहीं बनाया जाता? क्या जस्टिस सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा नाकारा हो चुका है? किस तरह के लोग दंदनाते फिर रहे हैं, उनका जो दिल करेगा वो करेंगे। देखिए, ये इखलाकी पस्ती की बदतरीन मिसाल है। इसको हम अगर इसको छोड़ें, इसको क्या कार्रवाई होनी है क्या नहीं होनी, कल को क्या बनता है, ये मुल्जिम पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते। बहरहाल इस तरह के वाकयात थम नहीं रहे, पे दर पे हम देख रहे हैं कि हल इसका यही है। अगर ये वाकयात रोकने हैं ना तो आपको फिर इन्हें निशाने इबरत बनाना होगा। एग्जैक्टली निशाने इबरत आप कैसे बनाते हैं? निशाने इबरत जब आप बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको गवाह नहीं मिलते, आपका जुडिशल सिस्टम जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क है। और ये जो आप वारदातें देखते हैं, डकैती की वारदातें, या आए रोज जो हर रोज हम देख रहे हैं कि वारदातें हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं कि जब ये पकड़े जाते हैं जो इस तरह के कल्प्रिट्स, तो उसके बाद इनके खिलाफ मौसर जो कानूनी चाराजोई है वो नहीं कर पाते, मुदई स्टैंड नहीं करता और रियासत आपकी इस हवाले से कोई काम कर नहीं पाती, जबकि कानून उनको इजाजत है। फिर ये लोग बेल्स पर आते हैं और जितने रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं सबका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। 10-10, 20-20 जो FIRs हैं इन पर ऑलरेडी हैं, तो उसके बावजूद इनको बेल मिलती है। तो ऐसी सूरत हाल में अब जब आपका जुडिशल सिस्टम इस तरह का होगा कि लूप होल्स इतने ज्यादा है कि फौरी तौर पर जो शक का फायदा है वो मुल्जिम को मिलता है और कैफरे किरदार तक हम एक वाक़े की हद तक, तो अना यूसुफ, हम किसी को करार वाक़ई सजा की बात तो करते हैं, लेकिन हर रोज जो इस तरह के तवातर से वाक़यात हो रहे हैं, एक वाक़या हो, करार वाक़ई सजा दी हो, मिसाल बनाया हो, निशाने इबरत बनाया हो, तो मुझे आप बता दें किस तरह से पे दर पे वाक़यात होंगे। ज़ैनब कत्ल केस में आपने मुल्जिम पकड़ा, उसके बाद उसको जाहिर है जो करार वाक़ई सजा है वो दी,
और ये सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला थमा तो नहीं है। मैं जो इखलाकी पस्ती की बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि मुआशरती बुराइयों में भी जो समाज है वो आगे निकल चुका है। तो ऐसे में अब आप हर चीज़ अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर डालेंगे तो फिर भी नहीं है। आपको करना क्या है, आपको पुलिस रिफॉर्म्स करनी है और जुडिशल रिफॉर्म्स आपको करनी है, ताकि ऐसे लोगों का जो ट्रायल है वो मोहताज ना हो किसी का, कि किसी की स्टेटमेंट नहीं आई तो उसका फायदा इसको मिल रहा है। जब आपके पास जदीद अब फ्रांसिक लैब भी है, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। क्या वो एविडेंस नाकाफी होते हैं कि फिर जो मुलजिम है, हर रोज हम देखते हैं कि 10 FIR थी लेकिन उसके बाद बेल होती है। ये चीज कहूंगी, आप कह रहे हैं कि हमारे पास जदीद निजाम मौजूद है, अब वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते करते इस तरह से मुतल्लिका फैमिली को परेशान कर दिया जाता है कि पूरी दुनिया के ताने सुन के इतना लंबा आप पुलिस स्टेशन के थानों के चक्कर लगा के ऑलरेडी तंग आ जाते हैं कि आप खुद कहते हैं हम इंसाफ। आज भी अगर रोजाना की सिर्फ आप CCTV फुटेजेस देख लें, जितनी वारदातें होती हैं, तो उसके मुकाबले में अगर आप FIRs देख लें तो उनकी तादाद कम होगी। इसलिए कम होगी कि लोग कहते हैं कि चले वारदात होगी और उसके बाद अब पुलिस को किस तरह से फेस करेंगे। तो जो पुलिस का और अवाम का जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए वो है नहीं। मुद्दई जो है वो अपना एक तो सारा कुछ गंवा बैठता है, उसके बाद फिर वो बार बार जब चक्कर लगाता है और मुख्तलिफ उसकी जो पेशियाँ हैं वो उसके लिए ज़्यादा अजियत का बाइस होती हैं, जिसकी वजह से इसका तमाम तौर सूरत हाल का जो फ़ायदा है वो मुलजिम को जाता है और मुलजिम फिर इस पे आपको पता ही है कि किस तरह से हम देख भी रहे हैं कि इसीलिए तो बेल्स होती हैं कि जो आपके जो मुद्दई है वो आ नहीं पाता या आना नहीं चाहता, तो उसका तमाम तर फायदा मुलजिम को होता है और फिर मुलजिम पता चलता है जी 5 FIR थी, उसके बाद फिर ये बाहर है। तो इस तरह का तो आपका सारा सिस्टम है। अब इसमें जो मैं साइंटिफिक बात कर रहा था कि इसमें रियासत को आगे आना होगा। जब आप कोर्ट में पेशी होती है तो एक का वकील, एक मुलजिम का वकील करेगी। राव साहब, मुझे यहाँ पर आपकी बात से इख्तलाफ ये है कि यहाँ पर CCPO की कारकर्दगी, आई एम सॉरी अगर ये रहेगी, रियासत की हम बात कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन होता है? रियासत इसके रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो करता धरता है, जिनकी ये जिम्मेदारी है, अगर उनकी जिम्मेदारी CCPO की कारकर्दगी है तो सही। आए रोज आप देखते नहीं कि वो अपने लोगों को डांट रहे होते हैं, अपने लोगों से लड़ रहे होते हैं। ये CCPO की कारकर्दगी है और क्या है। तो जो कारकर्दगी है उस पर फिर इजहार बरहमी भी किया गया। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट CCPO साहब क्राइम कंट्रोल करने के लिए नहीं आए, वो सियासी एजेंडे की तकमील के लिए आए हैं और वो अभी गेम जो है वो बाकी है। सियासी एजेंडा आपके सामने। साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि और कितनी ज़ैनब ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल होंगी? कौन कब इसका नोटिस लेगा? वजीर आला की जानिब से इंसाफ कहा गया है कि खानदान को मिलकर रहेगा, लेकिन ये वाकयात थमेंगे किस तरह से? कौन इनको रोकेगा? कौन इनका जिम्मेदार है? इंसाफ किस तरह से फराहम किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और ज़ैनब मौत की भेंट चढ़ गई है, लेकिन क्या सिर्फ इजहार बरहमी करना पुलिस की कारकर्दगी पर काफी रहेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? किस तरह से वाकयात रुक सकते हैं? जान लेते हैं। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और हम इस तरह के वाकयात के बाद सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं, कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते रह जाते हैं। अब CM साहब ने नोटिस तो ले लिया, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। क्या कार्रवाई की जा रही है? इस तरह के केसेस को किस तरह से लेकर चला जाता है? इंसाफ के तकाजे क्यों इतने जो है वो हम देखते हैं आहिस्ता रफ्तार में पूरे किए जाते हैं कि मुतल्लिका खानदान जो है वही परेशान होकर रह जाता है? अना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसकी एक बहुत बड़ी नाकामी है और इसी वजह से ये जो ऐसे रेप के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस केस तैयार करके अदालतों में भिजाती है, अदालतों के अंदर एविडेंस मुकम्मल ना होने की वजह से या छोटी मोटी जो खामियां रह जाती हैं प्रोसिक्यूशन में, उनकी वजह से मुल्जिमान को फ़ायदा पहुंचता है। और ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसके ऊपर एक सवालिया निशान लगता है कि क्या ऐसे मुल्जिमान जब पकड़े जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अगर हम देखें तो 7 साल बच्ची के साथ जब ये रेप हुआ और उसके बाद उसकी लाश जो है वो जौहर के पास से मिली, तो पुलिस ने चंद ही घंटों के बाद मुल्जिम तो गिरफ्तार कर लिए। लेकिन ऐसे वाकयात में अगर हम देखें तो हमें साबका केसेस ऐसे बहुत से नज़र आते हैं जिनमें मुल्जिमान जो है
वो कई कई माह तक जो है वो सालों तक केसेस जो हैं वो अदालतों के अंदर इल्तवा का शिकार होते हैं। मैं यहाँ पे उस केस की बात करना बहुत ज़रूरी समझूंगा जो मोटरवे ज़्यादती केस था। इस केस के मुलजिम को 33 रोज़ बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज तक उस मुलजिम को सजाए मौत जो है नहीं हो पाई। उस हवाले से जब ये केसेस सामने आते हैं, जैसे ये सुंदर का वाक़या सामने आया, तो इसके ऊपर काफ़ी वावेला मचता है, मीडिया भी इसके ऊपर शोर करता है, हुकूमती हुक्मरान जो है इसके ऊपर नोटिस लेते हैं, लेकिन होता क्या है उसके बाद ये केस जो अदालतों में जाते हैं और वहाँ पे मामूल की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ना फिर उसके बाद जो मीडिया उसको इतना हाईलाइट करता है, ना ही जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से इसके ऊपर बात की जाती है और इसमें जो मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचता है। इसी तरह यहाँ पे भी जो एक अफसोसनाक वाक़या सुंदर में पेश आया था, इसमें 7 साला बच्ची है और ये जब एक अपनी हमसाई के साथ जा रही थी, एक हमसाया उसको लेके जा रहा था, तो एक मोहल्लेदार खातून थी, उसने देखा था कि बच्ची जो थी वो एक अपने कज़न और एक हमसाये के साथ जा रही थी। उसने कुछ देर बाद उस बच्ची की लाश मिल गई, तो उस खातून ने जो पुलिस को मदद की और उसने पुलिस को बताया कि ये बच्ची जो आखिरी दफ़ा देखी गई थी वो उसके जो चचाजाद है, कज़न उसका रिजवान, उसके साथ देखी गई थी। उसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, तो उसने अच्छा इरफान मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अब जो मुजरिम है उसकी जानिब से एतराफ़े जुर्म कर दिया गया है, अब पुलिस की कारकर्दगी इस पर क्या होगी? इंसाफ के तकाजे किस तरह से पूरे किए जाएंगे? हम बार बार कहते हैं कि इस तरह के मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाया जाता? आपने खुद रेफरेंस दिया है मोटरवे ज्यादती केस का। ना बिल्कुल बात यही है कि अब इसमें अगर हम कानूनी कार्रवाई देखें तो कानूनी कार्रवाई ये होगी कि आज मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में 164 के बयान होते हैं। 164 के बयान ये होते हैं कि मुल्जिमान जो है वो जज के सामने आके इकबाली बयान अगर देगा तो उसके बाद उसकी केस की प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। इरफान थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आपको अपडेट भी कर देते हैं, सुंदर में 7 साला बच्ची के साथ ज्यादा कत्ल का मामला है और पुलिस ने दोनों मुल्जिमान रिजवान और यूसुफ अल्लाह दित्ता को जिला कचहरी में पेश कर दिया है। जैसा कि इरफान बता रहे थे, मजीद इस पर कार्रवाई ये हो सकती है। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट शान मोहम्मद अली समाअत करेंगे। मुल्जिमान ने जुर्म छुपाने के लिए बच्ची को गला दबाकर कत्ल कर दिया था। यानी अफसोस की बात कि किस हद तक जो है इंसानियत और सफाकियत का आप जो है इंसानियत का खात्मा और सफाकियत का यहाँ से मैं कहूँगी कि आगाज हो जाता है कि आप पहले ज्यादती का निशाना बनाया और फिर जान तक आपने किसी की खत्म कर दी। तो इन चीज़ों पर अफसोस ही किया जा सकता है। अल्लाह ताला रहम करे। हमने अगली खबर की तरफ जरूर जाना है और महंगाई के हवाले से हम जरूर बात करेंगे। हर रोज महंगाई की खबर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस दफा बिजली की कीमत महंगी हुई है और बिजली की कीमत महंगी होने से आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी लोग जो महंगाई से परेशान है मजीद परेशान हो जाएंगे। मजीद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ चलेंगे और महंगाई और सिर्फ महंगाई, हर गुजरते दिन के साथ ज़रूरत की अशिया की चीज़ों में तो इजाफा हो ही रहा है। अब ये जो बिल आपने हर महीने पे करने हैं, फीसें आपने हर महीने देनी है, ये चीज़ें भी कहीं से आपकी जान नहीं छोड़े। बिजली के बिल हर रोज़ किसी ना किसी मद में इसमें इजाफा हो जाना। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा करना है या नहीं है? नहीं, मैं बताऊं, मतलब मैंने किया इजाफा। आपकी परेशानी इजाफा हो रहा है? आप ऑब्वियसली क्यों नहीं हो रहा? इसकी जेब से बिल जाना है, हर उस शख्स के लिए परेशानी का बाइस है। और ये बिजली के जो झटके हैं ये कोई नए नहीं लगे, ये आपको तवातर से लग रहे हैं। सर्दियों में तो कभी सुना भी नहीं था। और लोड शेडिंग भी आजकल चल रही है। आपको पता है कि फर्नेस ऑयल की बचत करने के लिए रियासत मदीना के दावेदारों ने बिजली से भी महरूम करना शुरू कर दिया है और 2-2, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। अनशेड्यूल्ड ये लोड शेडिंग है जो की जा रही है। और अब एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास बिजली जो है वो मौजूद तो है और आप रिलीफ देंगे। उसमें रिलीफ किसको देंगे? जो नवंबर 2019 में जितनी बिजली इस्तेमाल करता था, अब अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा प्रोडक्शन यूनिट तो उसका बिजली का बिल और कम आएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में कहीं ऐसी एक तो मिसाल नहीं है जो इन्होंने अपना फ्रेट का जो इशू बनाया हुआ है उसमें कि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी कम होती जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिल भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 100 यूनिट अगर आपने इस्तेमाल किया है तो वो शायद 10 रुपये का कास्ट करेगा। अगर 150 हो गया तो अगले 50 की जो प्राइस है वो 15 रुपये होगी।
उससे अगले 50 यूनिट की प्राइस 20 रुपये होगी। तो यूं ये जो आवाम को मुख्तलिफ औकात कार में वैसे भी टीका लगता रहता है, तो ऐसे में एक मतलब फिर मुझे लगता है कि शायद इनकी तसल्ली नहीं हुई अभी तक इतना इजाफा करके। मेरे ख्याल से 8-9 दिन हुए थे। मुझे याद है 2 वीक्स अगो भी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त भी 1 रुपये 23 पैसे शायद इजाफा किया गया था। तो अब मुसलसल इस तरह से इजाफा करने से आप देखिए कि अल्लाह करे कि अब इनकी तसल्ली हो जाए कि ये काफ़ी है, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि जब आपकी जो इकोनॉमी है वो IMF के एजेंडे पर चल रही होगी तो उसमें फिर आपको इस तरह के जो मुझे तो राव साहब ये परेशानी होती है कि ये सर्दियों में ये हालात है, जब गर्मियों में लोग बिजली इस्तेमाल ज्यादा करेंगे फिर होगा क्या, समझ से बाहर है। 2.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट रिसेंटली मैंने देखी है कि पावर सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब मुझे बताइए, मैंने कहा शायद बिल जलाने वाली स्टेटमेंट याद आ गई। वो तो हम दुआ करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें और हम फौरी तौर पर जलाएं, सबसे पहले हम जलाएंगे। अच्छा वो तो अच्छा, अब बात यह है कि तकरीबन जब प्रीवियस गवर्नमेंट जाती है तो ये तकरीबन 10-11 हज़ार मेगावाट सिस्टम में बिजली इन होती है और उसके बाद अब अगला हदफ था जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट से उनको आपने कंप्लीट करना था। अब आप मुझे तो नहीं याद पड़ रहा कि एनर्जी के किसी प्रोजेक्ट का फीता जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने काटा हो गया, मुकम्मल हो गया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इस पे मैंने कम से कम नहीं देखा। अलबत्ता अब बातचीत होना जरूर शुरू हुई है 2.5 साल बाद, और अल्लाह करे कि जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट बातचीत का क्या करना है कि आपको हर रोज बिजली की कीमत में इजाफा जो है वो होता नजर आ रहा है, बातचीत का फिर क्या फायदा होगा अगर कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी मतवातर। वाकई ये सवाल है ना, आपने देखिए घबराना नहीं है, आप जल्दी से जो घबरा जाते हैं ना, ये वाला जो जुमला है ना कि आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आप जो मर्जी करके ये कह दें घबराना नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। अब देखिए कि जो अब सस्ती बिजली आगे उसका सिलसिला शुरू होना था, जाहिर है उस पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो अल्लाह करे कि तवज्जो दें, कम से कम जो कोल के प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं उनको वो उनकी तकमील हो ताकि सस्ती बिजली भी बने। पहले तो आपके पास बिजली थी नहीं, आपको एट एनी कॉस्ट बिजली सिस्टम में दाखिल करनी थी, तो आपने जिस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट किए, आप समझ में आती है बात कि चलें एक सूरत हाल को कि ऐसी सूरत हाल ना बने कि आपके पास कुछ हो ही ना। तो 10 से 11 हज़ार बिजली अगर सिस्टम में आई है तो इसका मतलब है किसी ने कुछ काम तो किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उस सारी स्ट्रगल पर जो पानी फेरने की कोशिश की जा रही है कि अब 2.5 साल बाद एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उस पर कोई जो नया जो प्रोजेक्ट है वो कोई सामने नहीं आया, और बिजली ऐसे में फिर आप बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो और क्या होगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता है ये जितना मर्जी आप जहां कहीं पर भी आपका खमियाजा है वो भुगतने के लिए आपने कीमत में इजाफा कर दिया, यही एक हल रह जाता है। खैर बिजली तो सस्ती अब ख्वाब बन के रह गया, लेकिन इसके साथ साथ सस्ती सफरी सहूलियात भी होती थी शहर में जिससे लोग फायदा उठाते थे। अब वो सस्ती सफरी सहूलियात कहां पर, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और फिर जो कहा जा रहा था कि जिन रूट्स पर बसें बंद की गई हैं वहां पर इलेक्ट्रिक बसें लेकर आई जाएंगी, वो कब होगा? बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सस्ती बिजली तो अब ख्वाब बन गई है, लेकिन इसके साथ साथ शहर में सस्ती सफरी सहूलियात भी थी जो कि अब वाकई ख्वाब बन के रह गई हैं। लाहौरिये साल 2020 में सफरी सहूलियात से सस्ती जो कि थी महरूम रहे हैं। LTC के 19 रूट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। राव साहब क्या कहेंगे, इसका ऑल्टरनेट कहा जा रहा था? लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो दीगर कंपनियों की तरह उसका वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पैरेलल एक बॉडी मुतारफ करवाई गई, और उसके जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि लोगों को सस्ती और मियारी सफरी सहूलियात कैसे देनी है, तो इस पर काम करें। आपको याद होगा स्पीडो बसेस की बड़ी बात की जाती थी, स्पीडो बसेस चलाई गई फीडर रूट्स पर और उसके साथ साथ जो दीगर रूट्स हैं, और शहर के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो रूट्स है वो कवर किए स्पीडो बसेस की वजह से, क्योंकि 200 के करीब ये बसेस थी। और ये सिलसिला मसला हमारे यहाँ ये है कि जब गवर्नमेंट बदलती है या ऑफिसर्स बदलते हैं तो फिर प्रायोरिटी भी बदल जाती है। प्रायोरिटी इदारों की बदलने की वजह से ये सूरत हाल होती है। अब ये 19 ऐसे रूट्स हैं जो बंद हैं। अब मुझे बताएं कि मेट्रो और ऑरेंज लाइन पर अगर जो फीडर रूट्स हैं, अगर किसी ने वहां पर भी जाना है तो वो कैसे जाएगा? ऑटो रिक्शे पर जाएगा जाहिर है,
और फिर आप कहेंगे कि ऑटो रिक्शे को फलां रोड पर आने की इजाजत अच्छा, ये जो 19 रूट्स बंद किए गए हैं, तो उस्मान ने डिटेल में खबर की बताया कि रोजाना 3 लाख लोग इस पे सफर भी करते थे तकरीबन, और ये कम तादाद नहीं, मतलब कितनी बड़ी तादाद में लोगों से आपने सस्ती सफरी सहूलियत छीनी है। देखिए, आपका मेट्रो जो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के जो ट्रैक हैं, ये मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन ट्रैक दो, और क्या दोनों ट्रैक से हम ये अगर वाबस्ता कर लें कि ये सारे शहर को सर्विस देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी आपको 2 मजीद और लेन्स चाहिए पूरे शहर को कनेक्ट करने के लिए आपस में, लेकिन वो मुझे पता नहीं है कि कब होगा, मेरा ख्याल भी नहीं है। वैसे इस गवर्नमेंट में तो कम से कम सोच भी नहीं सकते कि कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आएगा। अलबत्ता इलेक्ट्रिक बसेस की बड़ी जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है। काफी अरसे से हम सुन भी रहे हैं कि फवाद चौधरी ने भी कोई इस्लामाबाद में चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर कोई इस तरह की बसेस ला रहे हैं, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक अर्जी फेंकी है उधर कि थोड़ी इंजी सानू भी दे देना ताकि असी भी टेस्ट कर लिए। तो अब अगर पंजाब गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट, तो शायद कोई इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर आ जाए। चलिए, उम्मीद अच्छे की जा सकती है, सब मेरे पास वक्त कम है। और आखिरी बात इस पे कर दूं कि लाहौर शहर की 1300 किलोमीटर की सड़कें हैं। 1300 किलोमीटर की सड़कों पे जाहिर है आबादियां हैं, लोगों ने सफर करना है, स्टूडेंट्स ने हर मकतबा फिक्र ने उनकी सहूलियात का ख्याल रखना, अल्टीमेटली लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। और जो बस स्टॉप्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का जो दावे थे, साहब आपके मुतालबे मेरे ख्याल से बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए इसको वाइंड अप कर दें। आप बसों के बाद बस स्टॉप की हालत, बस स्टॉप की हालत, बस से आ जाए, बस इतना एहसान हो जाए लाहौरियों पे। जो बचा कुचा है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तो कम से कम बचा लें। ये जो हालात है ना, यहाँ पे जो अच्छा आ रहा है उसी में गुजारा कर ले, इतने लंबे लंबे ख्वाब ना देखे, जो लफ्ज़ खैर है। अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास है। ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि ये मुहिम शुरू की जाती है आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता होना जरूरी है। राउदुल शाद साहब, आप ही की खबर है, 1 फरवरी से इंसदाद टाइफाइड मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया, बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। मकसद क्या है इसका? देखिए, इसका अब रिसेंटली आपने देखा कि वेव, ये तो वैसे हर साल चलती है टाइफाइड की, और इसको पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह पर संजीदा लिया गया है, और इसको बाकायदा जिस तरह से पोलियो, डेंगू और दीगर जो बीमारियों से मुतल्लिक जो कैंपेन्स है वो चलती हैं, उस तरह से इसको ऑन किया गया है। ये अच्छा इनिशिएटिव है। WHO के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और इसकी सरपरस्ती जिला इंतजामिया करेंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इस हवाले से कल एक जो ग्रैंड मीटिंग है वो की है, और 50 लाख जो बच्चे हैं उनका टारगेट रखा गया है कि उनको ये टाइफाइड के जो इंजेक्शंस हैं, ख़ास तौर पर इसमें सर्वे भी करवाया जाएगा कि किस एरिया में ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल है, तो वहाँ पर इसको फोकस करके वहाँ पर लगेगी। और ये पहली मरतबा कम से कम ऐसा होगा कि 12 रोज़ तक मुसलसल ये कैंपेन चलेगी, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से हेल्थ वर्कर्स जाते हैं। सब इस तरह की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आप भी एग्री करेंगे, प्रॉपर कैंपेन जरूर चलानी चाहिए। एग्जैक्टली, कैंपेन के बगैर जब किसी को पता ही नहीं होगा इसका, तो फिर किस तरह से चलेगी? जिस तरह से पोलियो कैंपेन आपने चला चला के देख ली, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, ना डेंगू कैंपेन कामयाब होगी, ना आपकी पोलियो, और हत्ता के जो कोविड की जो कैंपेन है, ये भी अवेयरनेस से बच्चों को ये लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, इसका मकसद क्या है? आया टीमें घरों में आएंगी, अस्पतालों में जाना पड़ेगा? ये मैक्सिमम देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जो दवा खरीदने की इस्तात नहीं रखते। ये तो एक हकीकत है। जो रखते थे अब वो भी नहीं रहे हैं। वो भी इस गवर्नमेंट में वो भी बेचारे थले गए। अच्छा, अब बात यह है कि हमने ये देखना है कि जिला इंतजामिया अगर इसको संजीदगी से करती है तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, और इसके लिए भरपूर कैंपेन चलानी चाहिए। 2 से 4 रोज कबल इसकी भरपूर कैंपेन चले मेन स्ट्रीम मीडिया में और मुकामी मीडिया में, ताकि लोगों को पता हो। बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों को एतमाद में लिया जाए। अगर मिराज के घर में अगर जाना है टीम ने, तो पता हो कि बच्चे को जो वैक्सीनेशन या इंजेक्शन जो लगना है वो किस लिए लगना है और इसके फवाइद क्या है। जाहिर है इसके लिए आपको एक मौसर कैंपेन की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अखुव्वत, मोहब्बत, भाईचारे का जज्बा लिए अखुव्वत फाउंडेशन की खिदमत से किसी भी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। आप सभी लोग जानते हैं दुख इंसानियत की खिदमत करने में, उनका साथ देने में अखुव्वत फाउंडेशन का किरदार क्या है। अखुव्वत फाउंडेशन अपना ये सफर इसी तरह से जारी रखे हुए है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा भी पहुंचाया जा सके। अब ये नए प्रोजेक्ट क्या हैं और किस तरह से लोग अपने अतियात जमा करा सकते हैं और कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं, इस पर हम आज के शो में बात करने वाले हैं। हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी, चेयरमैन अखुव्वत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, जैसा कि मैंने कहा कि इस कार्य खैर में लोग तो अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन इसका सेहरा जिन लोगों के सर जाता है जो ये चीजें लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले वो खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। ये बरकतें इसमें जो डलती जाती हैं, जी जी जी, क्या कहेंगे इसमें? बस जी ये सफ़र है और ये नेकी का सफ़र है, अमर बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है। और खराज तहसीन तो उनको पेश करना चाहिए जो अल्लाह की राह में आगे बढ़ते हैं और हमारा साथ आवन करते हैं, अपने रिस्क में से अल्लाह की रज़ा की खातिर लोगों को तकसीम करते हैं। तो खराज तहसीन तो आपको मिलना चाहिए जो इस पैगाम को, इस खुशबू को फैलाते हैं। तो हम तो अब बस आपका काम कर रहे हैं, ये आपकी आजिज़ी है। खैर, अखुव्वत के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इस वक्त अखुव्वत जी फाउंडेशन? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो हमारा कर्ज हसन का है कि हम कहते हैं कि कोई भीख ना मांगे और कोई बेरोजगार ना हो, तो वो अपनी सलाहियतों को आजमा ले, थोड़ा सा कर्जा ले ले और कोई दुकान बना ले, कोई वर्कशॉप बना ले, कोई टेक्नोलॉजी का काम कर ले, कोई ई कॉमर्स कर ले। तो बहुत सारे ऑप्शन सामने हैं। तो इसमें हुकूमत भी हमारी मदद करती है, आप भी मदद करते हैं, सिविल सोसाइटी भी मदद करती है। तो एक बहुत बड़ा कर्ज हसन फंड है जिसको मसाजिद और मंदिरों और चर्चेस के ज़रिए से बगैर सूद पर छोटे छोटे कर्ज़ों की सूरत में बहनों और भाइयों को दिया जाता है, सही, ताकि वो काम करें। तो ये है कर्ज हसन का प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम हमारा है तालीम का, जिसमें हमारे बहुत सारे स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और हम एक यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि वो बच्चा जिसकी माँ के पास जेवर नहीं है कि वो बेच के पढ़ा सके, वो बच्चा कब पढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि आज पढ़ो और 10 साल बाद फीस दो। तो जब तुम इस काबिल हो जाओगे कि मुआशरे में कोई मुकाम मिल जाए, कोई रोज़गार मिल जाए, तो फिर फीस दे देना, फिर वो फीस किसी और के काम आएगी। तो ये लॉन्ग टर्म कर्ज हसन है। सही सही, ये बहुत जबरदस्त चीज़ तो है। दो हमारे मेजर प्रोग्राम है। बाकी भी प्रोग्राम है, हम ख्वाजा सराओं की मदद करते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन करते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा क्लोथ्स बैंक बनाया हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि आप रोज़ नए कपड़े पहन के आती हैं, तो जो पुराने हो जाएं वो अगर आप हमें दे दें तो हम किसी को दे देंगे जिसके पास वो नहीं है। तो आपको खुशी होगी कि हम 25 लाख जोड़े इकट्ठे करके लोगों को दे चुके हैं। जबरदस्त तो जबरदस्त। और इस कार्य खैर में लाहौरियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जैसे कि आपने मुझे मदऊ किया, तो इंशाल्लाह मैं भी इसमें हिस्सा जरूर लूंगी। एक नई कैंपेन जो अखुव्वत की जानिब से शुरू की गई है वो है जी 8988। ये कैंपेन क्या है? ये देखिए, छोटा छोटे कतरे से दरिया बनता है, समंदर भी कतरों का ही एक मजमुआ है। तो हमने कहा कि हर आदमी नेकी में हिस्सा ले ले और वो सदका के तौर पर 20 रुपए अगर रोज़ देना शुरू कर दे तो और ये मामूली सी रकम है। आप इतना तो आप फकीरों को देते हैं, तो फकीरों को देने की बजाय सफ़ेद पोशों को क्यों ना दे, अपने जैसे भाइयों को जो हाथ नहीं फैलाते इज्जत नफ्स की वजह से। तो आप अगर 20 रुपए दें तो वो इस पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, आप कहें कि सिर्फ 1 करोड़ लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो 1 करोड़ को 20 से ज़रब दें तो 20 करोड़ रुपए अभी पहुंच जाएगा अखुव्वत के हवाले से गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक। तो ये है 20 रुपए की कैंपेन। आप खुद से अहद करें कि मैं रोज़ाना सुबह घर से निकलते हुए अपना सदका, बच्चों का सदका, घर वालों का सदका बला को टालता भी है और खुदा की रजा भी है। तो 8988 पर आप, यानी इस मामूली से रकम से फर्क तो किसी को कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन मैसिव लेवल पे इसका फायदा जरूर हो जाएगा। जी, मतलब देखो वही ना, कतरा कतरा जब मिलेगा, जब हजारों लाखों लोग देने वाले हो जाएंगे, तो उस मुल्क में, उस समाज में ये अल्लाह ताला की रहमत भी नाज़िल होती है, क्योंकि जो देने वाला मुआशरा है ना, वही कामयाब। और फिर दिन का आगाज ही आप इतने अच्छे तरीके से कर लें तो कमाल ही पूरा दिन आपका गुजरेगा। अच्छा अमजद साकिब साहब, ये मुझे बताइएगा, ये जो कैंपेन आपने शुरू की गई है, इससे जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कोई खुसूसी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? क्या आपके जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सभी को आप सभी में देखिए, ये माइक्रो फाइनेंस में भी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, ये ख्वाजा सराओं के लिए भी जा सकते हैं, क्लोज बैंक में भी जा सकते हैं, एक हमारा हेल्थ का इनिशिएटिव है उसमें भी जा सकते हैं। फिर जब कभी कहीं कोई खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफात आती हैं, सैलाब है, बारिश है, कोई जलजिला है,
तो हम वहाँ पर पहुँच कर भी लोगों के, अब आप देखें ना इस मौसम में 40-50 माइनस है चतराल के और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में, तो हमें वहाँ पर दरख्वास्त आई है कि लिहाफ भेजें ओढ़ने के लिए, कंबल भेजें। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये आपके 20 रुपए शायद किसी शख्स को ठिठुरती हुई इस रात में कुछ थोड़ा सा सुकून दे दें, कुछ थोड़ी सी उसको गर्मी का एहसास। सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये आपने डोनेशन करना किस तरह से, इसका तरीक़ेकार क्या, आप जो लोग सुन रहे हैं ताकि अगर वो डोनेट करना चाह रहे हैं तो उनको तरीक़ेकार भी प्रॉपर बताओ। बस वो अपना फ़ोन निकालें और उसके ऊपर ये 8988 करें और उसके बाद वो सेंड कर दें। उसके ऊपर लिखते हैं बेशक अस्सलाम वालेकुम या आप खुश रहें या कि मेरे लिए दुआ करें, ये एक छोटा सा पैगाम आ जाएगा। साथ वो आपका 8988 पे आप मैसेज करेंगे तो आपको फिर मैसेज भी एक पैगाम आएगा शुक्रिया का और दुआओं भरा, और ये पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों की तरफ से होगा जिनको वो 20 रुपए जो है जो इनके लिए राहत का सामान बने। बिल्कुल आपने सही कहा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये 20 रुपए से आगे बढ़कर भी डोनेशन करना चाहते हैं अपने दुखी बहन भाइयों की जो मुश्किलात में हैं। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग ठठरती सर्दी में जो हैं वो आसमान तले सोने पे मजबूर हैं, उनके लिए डोनेशन करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये आपने मुझे बताना है वो किस तरह से कर सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन अभी आपको हमने बराह रास्त लिए चलना है और बराह रास्त आपको लिए चलेंगे मुराद जो है सूबाई डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब वो लोग जो कि एहतियात अपने देना चाहते हैं किस तरह से क़ुव्वत से रब्ता कर सकते हैं, किस तरह से अपने एहतियात जमा करा सकते हैं? देखिए एक तो ये जो 8988 की कैंपेन है इसमें आप 20 रुपए देने के बाद एक दफ़ा फिर 20 रुपए दे सकते हैं, फिर दे सकती हैं, फिर दे सकती हैं। आपका दिल तो नहीं भरेगा ना अल्लाह के रास्ते में देने में, तो एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप हमारी एक कैंपेन है बाई अ ब्रिक बिल्ड अ यूनिवर्सिटी, यानी आप 1000 रुपए की एक ईंट खरीद लें नोशनली, तो वो आपका 1000 रुपए यूनिवर्सिटी की तामीर में सर्फ हो जाएगा। तो वो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं www.ukhuwat.org.pk, वहाँ पर वो सारी डिटेल्स दी हुई है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आप चेक के ज़रिए से भी दे सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं और वो हम आपके घर से दफ्तर से कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चेक भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो वो सारी की सारी तफसीलात, कोई बड़ी अमाउंट देना चाहता है तो उसकी हमारी वेबसाइट पर वो अवेलेबल हैं। फिर हमारा दफातर हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर भी चेक दिया जा सकता है। लेकिन ये डोनेशन जो है ये सवाए चेक के या ऑनलाइन कैश की सूरत में। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो हैं जो वाकई दर्द दिल रखते हैं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे बहन भाई, वो भी एहतियात करना चाहते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं? जी वो क़ुव्वत पोर्टल बनाया हुआ है हमने, वो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, तमाम तफसीलात हैं। बाहर से भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, जैसे आपने कहा कि जहाँ भी दूर दराज ममालिक में शहरों में रहते हैं तो वो भी उतनी ही दर्द महसूस करते हैं कि यहाँ पर कैसे अपने भाइयों की मदद करें, तो वो भी देते हैं थ्रू पोर्टल, ऑनलाइन वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उन लोगों की बात हो गई जो कि एहतियात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब वो लोग जो कि ज़रूरतमंद है और चाहते हैं कि कोई उनकी हेल्प करे, तो क़ुव्वत जैसे इदारों की वो तलाश में रहते हैं, आपसे किस तरह से रब्ता कर सकते हैं? देखें हमारे तकरीबन 400 शहरों में पूरे पाकिस्तान में कोई 800 से ज़्यादा दफातर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उन दफातर का तमाम तफसीलात हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, हमारे नंबर्स पे वो हेड ऑफिस के नंबर से ले सकते हैं। तो उन शहरों में वो लोग हमारे दफातर में पहुँचें तो हमारा अमला जो है जिस हद तक मुमकिन है पूरी दर्दमंदी से और पूरी दयानतदारी से उनकी मदद करेगा। इसके अलावा हमारे हेड ऑफिस की तफसीलात दर्ज हैं हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पर कोई ख़त लिख सकता है, कोई फ़ोन कर सकता है, कोई मैसेज कर सकता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मुश्किल नहीं है कि किसी को ढूंढना पड़े क़ुव्वत का दफ्तर कहाँ है। इस वक्त 10 लाख अफराद के पास जो हमारे कर्ज़ हसन की सूरत में कर्ज़े मौजूद हैं, तो वहाँ से हर शख्स को तकरीबन पता है। और फिर हुकूमत के साथ हमारे बहुत सारे मिलके भी काम कर रहे हैं, हम उनके महकमों के ज़रिए से भी हमारे साथ पहुंचा जा सकता है। तो बड़े मुख्तलिफ रास्ते अवेलेबल हैं। एक मुझे बहुत अहम चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स अखुवत की हेल्प लेना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं अपनी तालीम को कंटिन्यू रखें लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, कौन से लोग हैं जो कि आप जिनको प्रायोरिटी देते हैं स्टूडेंट्स को, और आपसे रब्ता वो किस तरह करें? जी पहले तो हम जो वो बच्चे जिनको हमने अपने अदारों में दाखिल किया वो पहली तरजीह हैं, क्योंकि वो बड़ी हम छानबीन के बाद जो इंतहाई मुस्तहिक़ ख़ानदानों के और बेहतरीन तालीमी काबिलियत के लोग होते हैं उनको इंटरव्यू करके हम वहाँ पर दाखिल करते हैं। फिर इसके अलावा किसी ने कारोबार के लिए पैसे लेने हैं या कंप्यूटर ख़रीदना है उसके लिए पैसे लेने हैं, तो वो भी हमारे दफातर में जाकर
कोई फॉर एग्जांपल आजकल लोग ई बिजनेस बहुत करते हैं, ई कॉमर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, तो वहाँ से वो सीखें। मैं तो ये कहूँगा बच्चों को कि वो नौकरियों की तलाश में जाने की बजाय ई कॉमर्स सीखें, सर्टिफाइड अपने आप को करें और हमसे कर्ज लेके कंप्यूटर खरीदें और घर में बैठकर कारोबार करना शुरू कर दें, चीज़ें बेचना शुरू कर दें। तो ये भी एक तरीका है। तो रास्ता वही है, वो हमारे दफातर में जा सकते हैं और या हमारे थ्रू ऑनलाइन हमारी वेबसाइट। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, जो एहतियात दिए जाते हैं क्या उस पर टैक्स छूट भी है? जी, जो हमें अखुवत को एहतियात मिलते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को चूँकि वो उसको अप्रिशिएट करती है कि जितने लोग भी कंट्रीब्यूट करें लोगों की खिदमत के लिए, तो वही हमें जो टैक्स एग्जम्पशन का स्टेटस हासिल है। चलिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैसेज क्या होगा आपका लोगों की? मैसेज यही है जी कि हमारे दुख का इलाज सरमायादाराना निज़ाम में नहीं है। इसका अगर इलाज है तो मवाख़ात में है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और मवाख़ात क्या है? एक शख्स जो हैव है वो एक शख्स को जो हैव नॉट है दोस्ती कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डाले और इसी तरह से आप लोगों की खिदमत करते रहें, अखुवत जो ज़बरदस्त किरदार अदा करें इसी तरह से करते रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और चूंकि सिटी 42 है, शहरियों की आवाज़, तो शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है कि बागों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, जो कि इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब हालात ये हैं कि कचरे की वजह से जगह जगह ताफुन फैल रहा है। बागों के शहर में रोजाना 8000 टन कचरा, इंतजामिया नाकाम हो गई है और गंदगी से हो क्या रहा है जी, ताफुन फैलता चला जा रहा है, लेकिन इंतजामिया हमें कचरा ठिकाने लगाने में नाकाम नजर आ रही है। ये शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनके मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, रात के मनाजिर आपको इस टाइम जो है दिखा रहे हैं और अभी भी हालात शहर में यही हैं। अभी लाइव सिचुएशन भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये पीको रोड, विफाकी कॉलोनी, 7 अप रोड, दरोगा वाला, शाहदरा, इस्लामपुरा, कोट लखपत, मॉडल टाउन और ये इलाके में बीच में जो आपको बता रही हूं इनमें पोश इलाके भी शामिल हैं। हर तरफ आपको कूड़े के अंबार नजर आ रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन शहर की सूरत हाल सबके सामने है। अभी मौजूदा सूरत हाल भी आपको दिखा देते हैं। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। रुक कर लेते हैं जीशान इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हैं और शाहजमाल के इलाके में फारान यामीन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन इलाकों में सूरत हाल क्या है। हर तरफ कूड़ा नजर आ रहा है, तो रिहायशियों को किस कदर परेशानी का सामना है और इंतजामिया की जानिब से कितना मुतहरिक इंतजामिया दिखाई दे रही है इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए। सबसे पहले मैं रुख करती हूँ ग्रीन टाउन के इलाके का, जहां पर रात के मनाजिर भी आपको दिखाए। इस वक्त सूरत हाल क्या है वो हमें जीशान बताने वाले हैं। जीशान, बताइए क्या हालात हैं ग्रीन टाउन के इलाके में इस वक्त? जी अना यूसुफ, जिस तरह से आपने बताया कि लाहौर शहर जो कि बागों का शहर कहा जाता है, अब वो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है और इस वक्त मैं लाहौर के ग्रीन टाउन में मौजूद हूँ। ये ग्रीन टाउन ग्रीन कम और कचरा टाउन में ज़्यादा जो है इसके मनाजिर देखे जा सकते हैं। मेरा कैमरामैन जाफर भट्टी आपको कचरे की सूरत हाल के हवाले से बताएगा। ये ग्रीन टाउन का एक मेन लिंक रोड है और इस रोड पे आमदोरफ्त भी लोगों की जारी रहती है। ये रास्ता भी है और इसके बिल्कुल आधे हिस्से पे इस रोड के आप देख सकती हैं कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं और दूसरी जानिब आप देखें तो ड्रम जो पड़ा हुआ है, कचरा दान पड़ा हुआ है, वो मुकम्मल तौर पे भरा हुआ है और ऐसे लग रहा है, यहाँ के शहरियों से भी हमने यहाँ के अहले इलाका से भी पूछा तो 1 हफ्ता हो चुका है तकरीबन, अभी तक यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया। और यहाँ पे जो गुजरने वाले लोग हैं, यहाँ के अहले इलाका हैं, वो भी काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं क्योंकि इतनी मिकदार में रोज़ के बुनियाद पे जो है कूड़ा प्रोड्यूस होता है और इसको ठिकाना लगाना भी जिम्मेदारी है इंतज़ामिया की, जो कि मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दे रही है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो छोटे लेवल पे, यूसी लेवल पे या गली लेवल पे जो इन्होंने सफाई करने वाले लोग रखे हुए हैं। जीशान मुझे बताएं इलाका मकीनों में से आपकी किसी से बात हुई है? ये कचरा तो कोई एक दिन का नहीं लग रहा है, ये तो काफी दिनों से जिस तरह से डब्बे से बाहर एक लंबी लाइन कचरे की नजर आ रही है, तो कब से यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया? क्या कहना है लोगों का, किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों से, यहाँ के रिहायशियों से हमारी बात हुई है तो यहाँ के रिहायशी कहते हैं कि तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है इस कूड़े को उठाया नहीं गया।
यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काफ़ी तंग हो चुके हैं। डेली बेसिस पे हम भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। आवाम भी बेचारी परेशान है। इस परेशानी की सूरत में वो भी तंग आ चुके हैं कि कितने रोज़ अब ये एहतजाज करेंगे, कितना ये जो इंतज़ामिया की शिकायत हैं वो करेंगे, और उसके बाद जो है इंतज़ामिया इसके बावजूद भी कूड़ा उठाने में नाकाम दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो राहगीर हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, ये काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त बहुत सारे लोगों से बात हुई हमारी, उनसे हमने पूछा, उनसे हमने जाना कि ये कूड़ा कितने अरसे बाद उठाया जाता है, तो उन्होंने भी यही कहा। एक हमारे साथ शहरी इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनसे हम बात करते हैं। चाचा मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये पॉइंट है, इसके आगे और 2-3 पॉइंट आपने देखे होंगे, मुझे बताएं कि ये सूरत हाल है और कब से कूड़ा नहीं उठाया गया इधर? 2-3 दिन 10 दिन हो गए ने, कूड़ा इस तरह ही पिया है, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਜਾਂਦਾ ही नहीं ਕਿਸੇ ਦਾ। तो इसके अलावा ग्रीन टाउन में और कौन कौन सी जगह हैं जो इस तरह से कूड़े के ढेर से भरी हुई है? एक नहीं है, आले दुआले अगले चौंक जो चले जाओ, मुस्लिम चौंक चले जाओ, कादरी चौंक चले जाओ, उदू अगे चले जाओ, तोड़ ही कूड़ा पिया इस तरह। तो ये कितने अरसे से ऐसे हो रहा है? ये 2-3 महीने 4 महीने से इस तरह हो रहा है। तो बड़ी गाड़ियां उठाने आती है कूड़ा? पहले जाता ही बिल्कुल क्लीयर जाता ही, कभी भी नहीं इस तरह होया। हुण आन के 2 महीने तो ये काम हो रहा है। आप मुझे बताएं वालेकुम सलाम, यहाँ के रिहायशी हैं आपने सूरत हाल देखी है। ग्रीन टाउन के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में आप भी जाते आते रहते हैं, ये मेन रास्ता है। कितने अरसे से ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है? ये अब डंपिंग पॉइंट में तब्दील होता जा रहा है। आपके घर हैं, 7 दुकानें हैं, ताफुन फैलता है, जाहिर बात है, बच्चे खेलते हैं, बीमारियाँ होती हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, इंतजामिया को क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं, हम तो बहुत तंग हैं, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं यहाँ के जो गंद पड़े हुए हैं, आप सबको नज़र आ रहा है। और गलियों के अंदर के भी यही हाल है, सफाइयों वाले आते ही नहीं है। हम तो तंग आ चुके हैं। सही, तो रिहायशी किस कदर परेशान है। जीशान, हमने सुना, मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊंगी। ग्रीन टाउन के इलाके के नाज़रीन आपने मनाजर भी देखे, रिहायशों को किन मुश्किलात का सामने आपने ये भी देखा। अभी मैं रुख करती हूँ फारान की जानिब, शाहजमाल के इलाके में मौजूद है। फारान, यहाँ बताएं क्या सूरत हाल है, कब से यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया है और यहाँ के रिहायशियों का क्या कहना है? देखिए, जो शाहजमाल के हालात हैं वो ग्रीन टाउन से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी कई रोज़ से कचरा जमा हुआ, जिसकी वजह से जो मकीन उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बदबू और ताफुन से गुजरना महाल है, जबकि जो रोड है उसको भी काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल का भी यहाँ सामना करना पड़ रहा है शहरियों का कहना है कि शाहजमाल का इलाका पोश इलाका है, रिहायशी इलाका था, साफ़ सुथरा इलाका था, लेकिन अब गंदगी हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में मौजूद है और कचरा उठाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो इलाके की खूबसूरती है वो मान पड़ गई है। शहरियों का कहना है कि LWMC को शिकायत की जा रही है, जो वज़ीर आज़म पोर्टर है उसके ऊपर शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त शाहजमाल की जिस गली में घुसेंगे आपको कचरा लाजमन नज़र आएगा, और मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कचरों के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, कई रोड से यहाँ पर कचरा जमा हुआ है, और जबकि LWMC का अमला ऐसा लगता है कि बेबस है, या तो उनके पास अमला काम है या मशीनरी काम है, जिसकी वजह से जो सफाई ऑपरेशन है बुरी तरह मुतासिर है। ना सिर्फ शाहजमाल बल्कि दीगर जिस तरह इशरा या मुस्लिम टाउन की जो आबादी है वहाँ पर जाएँ तो वहाँ भी हालात बिल्कुल इसी किस्म के हैं और मुख्तलिफ नहीं है। शहरी इस वक्त बेबसी का आलम में सिर्फ इल्तिजा करते नज़र आते हैं कि कचरा उठाया जाए। बागों को शहर था, फूलों का शहर था, खूबसूरत शहर था, लेकिन अब गंदगी हर जगह, कूड़ा कचरा ही नज़र आता है। ठीक है जी, बागों के शहर में हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आ रहा है और ये शहर के पोश इलाकों के हालात हैं जो हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बताए हैं। थैंक यू सो मच, फारहान हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ साथ जीशान ग्रीन टाउन के इलाके की सूरत हाल दिखा रहे थे। LWMC की जानिब से जैसे ही चार्ज संभाला गया था और मुझे अच्छी तरह से याद है दावा ये किया गया था कि 72 घंटे का काम 24 घंटे में करके दिखाया जाएगा। अब ये दावे को आज 5-6 रोज गुजर गए हैं, लेकिन शहर के हर इलाके जिसमें पोश इलाके भी शामिल हैं, गुलबर्ग का इलाका, ग्रीन टाउन का इलाका,
इसके साथ साथ शाहजमाल का इलाका, यहाँ पर हमने आपको मनाजर दिखा दिए हैं। शादमान के इलाके के हालात यही हैं, इसके साथ साथ समनाबाद के इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में यही हालात देखे जा रहे हैं। लोग परेशान हैं। अब लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो शिकायत पोर्टल है उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, बार बार दफातर के भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कूड़ा उठाने के लिए यहाँ से कोई नहीं आ रहा। ये बागों का शहर है जिसका हुस्न अपनी मिसाल आप था, लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि दावे किए जा रहे हैं। शहर की सफाई के लिए अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं, जिस पर लाहौर ये परेशान है। एक जानिब शहर को साफ बनाने के दावे, दूसरी जानिब बीमारियां फैलती चली जा रही हैं। तो शहरी जाएं तो कहां जाएं, ये शहरियों का सवाल है। और मुतालिबा ये किया जा रहा है कि शहर को साफ सुथरा किया जाए, ये बताया जाए कि जहां पर कूड़ा है लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए कहां जाएं, कौन आएगा, किस तरह से शहर साफ होगा। हालात आपने देख लिए हैं। मकसद ये चीजें डिस्कस करने का यही है कि इंतजामिया तक और जिनका ये काम है उन तक कम से कम मुख्तलिफ इलाकों के हालात पहुंचाए जा सके, लोग वहां के कितने परेशान हैं ये पहुंचाया जा सके, ताकि मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत सारी सीरियस डिस्कशन के बाद एक ज़बरदस्त टैलेंट से आपको मिलवाने वाले हैं, और क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सभी लोग जो है वो ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत खुशी होती है जब नन्हे मुन्ने बच्चे जो है अपने टैलेंट का मुजाहरा कर रहे होते हैं। टिकटॉक एक एप्लीकेशन जिस पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। तो एक नन्हे से टिकटॉकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी। जी, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मोहम्मद अली मौजूद हैं, जो कि टिकटॉक्स बनाते हैं मुख्तलिफ गानों पर भी। तो उनसे जानते हैं ये आइडिया उन्हें कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा अली, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? मैं 4th क्लास का। 4th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो इतनी छोटी एज में टिकटॉक बनाने का ख्याल कैसे आ गया? शाहरुख खान देखकर। अच्छा, तो टिकटॉक बनाते हुए फैमिली आपकी नहीं कहती कि ये काम नहीं करना, अभी एक्टिंग वगैरह पहले पढ़ लो फिर करना? नहीं। सपोर्ट कौन करता है सबसे ज्यादा? मेरी मम्मी। मम्मी करती हैं। अच्छा मुझे बताओ, टिकटॉक्स जब बनाते हो तो खुद सिलेक्ट करते हो कि किस पे टिकटॉक बनानी है, और एक्टिंग किससे सीखते हो? मैं एक्टिंग अपनी मामा से सीखता हूँ, मम्मी से, और सिलेक्ट भी मेरी मम्मी कराती है। मम्मी बताती हैं कि कौन सी एक्टिंग आप अच्छी कर रहे हो, कौन सी नहीं। अच्छा मुझे बताओ, टिकटॉकर सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है? मेरा है नदीम नानी। किसको सबसे ज्यादा देखते हो? मैं सबसे ज्यादा नदीम नानी वाले को देखता हूँ। ठीक है, अब एक टिकटॉक बनाने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। आपने एक्टिंग करनी है, उसका फ्रेमिंग वगैरह, कैमरा देखना है, बाद में उसको एडिट करना है। तो कितना टाइम लगता है एक टिकटॉक बनाने में? 5 मिनट। 5 मिनट में टिकटॉक बना भी लेते हो? यस। तो एक्टिंग तो फिर आपकी बड़ी कमाल की होगी। यस। तो मुझे बताओ फीडबैक कैसा आता है, लोग पसंद करते हैं? यस। फैमिली वाले कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो? यस। आगे क्या करना है, इसी तरह से टिकटॉक्स बनाते जाओगे? यस। प्लान फ्यूचर के क्या है, बड़े होके क्या एक्टिंग करनी है, ड्रामों में काम करना है? नहीं, मैं ना जैसे कि वहाँ का इंडिया का एक शाहरुख खान है, मैं बड़ा हो गया यहाँ का शाहरुख खान बनूंगा। अच्छा जी, बड़े होके पाकिस्तान के शाहरुख खान बनना चाहते हैं। मुझे बताओ सबसे ज्यादा टिकटॉक लोगों ने आपकी कौन सी पसंद की है? वो चल रहे रैंडे चल रहे। जी, तो मैं अपनी प्रोड्यूसर साहिबा को कहूंगी कि दिखाएं, और आपने हमें उस पर एक्टिंग भी साथ साथ करके दिखानी है। तो आयशा आप गाना प्ले करें सजाद अली का, और साथ मोहम्मद अली हमें उस पर एक्ट भी करके दिखाएंगे कि ये टिकटॉक बनाते कैसे हैं। 5 मिनट में तो मोहम्मद अली ने कहा कि हम टिकटॉक बना लेते हैं। तो मोहम्मद अली गाना जो है वो प्लेबैक चलेगा, आपने उस पर एक्टिंग दिखानी है। जी करिएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आता है कि अब एक टिकटॉक बना ली है, उसको लोगों ने पसंद की है, अब उससे नेक्स्ट कुछ अच्छा करना है? यस। तो कौन आइडिया देता है, अब इससे आगे क्या करना है? मेरी मम्मी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एक्टिंग तो आप कर रहे हो और आप सारी गानों पे एक्टिंग कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव अच्छा मैसेज भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आगे अच्छा क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ अपनी मामा को फूलों का घर बना के दूँ। अच्छा जी, तो बड़े होकर करना क्या, आपने क्या बनना चाहते हो? एयरफोर्स का इंजीनियर। एयरफोर्स का इंजीनियर बनना चाहते हो, तो थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त आपके टिकटॉक हैं और आपका ख्वाब भी पूरा हो, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली नन्हे से टिकटॉकर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। अभी आगे बढ़ते हुए मुझे आप तक एक अहम खबर पहुंचानी है, और अहम खबर ये है, शहर में कोरोना के बाद जारी हैं SOPs की खिलाफ वर्जियां। जिंदा दिलान के शहर में कोरोना मुंहजोर होता चला जा रहा है। 24 घंटों में 24 जिंदगियां कोरोना की भीड़ चढ़ गई हैं। 24 जिंदगियां कोरोना वायरस की वजह से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करेंगे। मेरे पास हैं डिफरेंट मोबाइल रेट्स, आपके साथ शेयर करूंगी जी। पहला मोबाइल हमारे पास है जी इन्फिनिक्स 08। कीमत इसकी क्या है? 39,999 रुपीज में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी इन्फिनिक्स S4 और इसकी कीमत है 23,500 रुपए। और इसके बाद इन्फिनिक्स नोट 7 मोबाइल अगर आप ये खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत है 25,999। इन्फिनिक्स 10 ये आप खरीद सकते हैं 20,999 रुपए। तो मोबाइल रेट्स क्या है ये तो आपने जान लिए। सब्जियों के रेट जानने के लिए शामिल करते हैं अगला सेगमेंट आज के भाव। नबील रजा मलिक मार्केट में मौजूद हैं। जी नबील, बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी, अगर आज लाहौर शहर में फलों और सब्जियों की कीमतों की बात कीजिए तो आज भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। लाहौरियों की जानिब से आज भी अशिया की कीमतों पर यह कहा जा रहा है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर सरकारी रेट लिस्ट को देखा जाए तो गुज़श्ता दिनों की निस्बत कीमतें काफ़ी हद तक मुस्तहकम हुई हैं। अगर अदरक की बात कीजिए तो अदरक की कीमत आज 10 रुपये इजाफे के बाद 325 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया, लेकिन ओपन मार्केट में 375 रुपये से 400 रुपये तक जो है वो अदरक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर लहसन की बात कीजिए तो जो देसी लहसन है वो 270 रुपये उसका सरकारी रेट आज का जारी किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 से 325 रुपये तक देसी लहसन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो चाइना का लहसन है उसकी सरकारी कीमत 192 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 220 से लेकर 240 रुपये तक वो फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की अगर बात कीजिए तो प्याज का सरकारी रेट 33 रुपये फ़ी किलो आज का, लेकिन ओपन मार्केट में ये 45 से 50 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आज जो टमाटर हैं उनकी सरकारी कीमत जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 120 से लेकर 140 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में लाहौरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है और उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि रेट्स को कंट्रोल किया जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, उनको भी मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है, ये कहना है शहरियों का। थैंक यू सो मच नबील, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें बताई, मीट रेट्स क्या हैं मैं आपको बताऊंगी। ज़ेनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर बीफ पर केजी आपको मिलेगा जी 450 रुपए किलो में और बीफ मेंस यहाँ से आप खरीद सकते हैं 565 रुपए किलो में। मटन पर केजी अवेलेबल है मार्केट में 1150 रुपए किलो में। मटन मेंस आपको मिलेगा 1390 रुपए किलो। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आप खरीद सकते हैं जी 180 रुपए किलो में। इसका बना हुआ गोश्त मिलेगा आपको 261 रुपए किलो में। और इसके बाद एग रेट्स क्या हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहले है रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 204 रुपए दर्जन में। होलसेल पर अगर आप जाएंगे 2 रुपए की बचत कर सकते हैं और 2 रुपए की बचत के बाद आप 202 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद गोरमे में अगर आप जा रहे हैं 203 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और ये जल्दी जल्दी बोलने की वजह से सब कुछ मिक्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, बचत बाजार। जी, तो बचत आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। शॉपिंग करने अगर आप जाएंगे, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर सेल लगी है। J.Dot पे आप जाएं, यहां पर अप टू 50% ऑफ है। इसके बाद अगर आप जाएंगे लेजर क्लब तो यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है। रॉयल ट्रैक पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 60% ऑफ है। अगला ब्रांड है जी गुल अहमद, अप टू 50% ऑफ यहां पर भी है। सेल्स कहां कहां लगी हैं ये आपको बता दिया। मकसद ये होता है कि किसी भी तरह से आप अपनी बचत कर सके, लेकिन इसके साथ साथ शॉपिंग के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप जहां कहीं पे भी जाएं SOPs का ख्याल रखें। अदरवाइज घर बैठे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होती है। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं।
का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। आपने अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।